हेलो नमस्ते, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे चोर की कहानी है जो चोरी करते करते करोड़पति बन जाता है। और जब इसकी सच्चाई पुलिस के सामने आती है कि इसके करोड़पति बनने का राज क्या था, तो पुलिस के साथ साथ घर वाले भी हैरान रह जाते हैं। इससे भी रोचक बात तब होती है जब ये पुलिस के शिकंजे में आता है और उसके बाद की जो कहानी ये सुनाता है वो और भी ज़्यादा संदेहास्पद थी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और ये कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर नाम का एक जगह है जहाँ पे मनोज दुबे का जन्म होता है। शुरुआत में ये काफ़ी सामान्य परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन बाद में जब करोड़पति हो गया तो गांव वालों का भी नज़रिया इस परिवार को लेकर के और स्पेशली मनोज दुबे को लेकर के बहुत चेंज हो गया। जब इसका जन्म हुआ था, जैसे सभी बच्चे बढ़ते हैं पलते हैं वैसे ही ये बड़ा होता है, बहुत अच्छी पढ़ाई भी करता है। लेकिन जब ये रोजगार की तलाश में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तब इसके गांव में इसे कोई काम नहीं मिलता है। जैसा यह मन चाहा करता था, इसे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने की एक हसरत थी और इसको लेते हुए वो परिवार वाले से अनुमति लेकर के दिल्ली की रुख करता है, दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाने के बाद बहुत दिनों तक ये इधर उधर भटकता है, काम के तलाश में अपने रोज़गार के लिए तमाम कोशिशें करता रहता है। और भगवान की दया से, भगवान की कृपा से इसको एक काम मिलता है, रोज़गार मिलता है। और वो रोज़गार था इसका कि पुलिस थाने में एक कैंटीन इसे चलानी थी। अब ये इसके लिए काफ़ी अच्छा रोज़गार था। पुलिस थाने में कैंटीन की ये शुरुआत करता है और शुरुआती के दिनों से ही बहुत अच्छे से अपनी कैंटीन को चलाता रहता है। लेकिन कैंटीन से जो पैसे आते थे महीने में, जब ये इसमें से अपने बचत को निकाला करता था, जब ये देखता था कि मुझे कितना मुनाफा हुआ है, तब ये उसे सेटिस्फाइड नहीं रहता था, खुश नहीं रहता था। फिर इसके मन में लालच की वहीं से शुरुआत होती है और ये सोचता है कि क्यों ना कैंटीन में ही कुछ चोरी की जाए। मतलब जो भी कैंटीन में सामान आते थे या फिर जो भी ये बेचा करता था, इसमें से थोड़ा थोड़ा इसने चोरी करना शुरू कर दिया। लेकिन ये चोरी का जो सिलसिला था उसका वो ज़्यादा दिन चला नहीं, क्योंकि ये थाने के अंदर ही कैंटीन थी। बहुत जल्दी ये पकड़ा जाता है और पुलिस जब इसे पकड़ती है तब केस बनता है और इसे जेल भेज दिया जाता है। ये छोटी मोटी उसकी चोरी थी और पहली बार उसने एक गुनाह किया था छोटा सा, तो ज़्यादा दिन के लिए इसको जेल होती नहीं है, ये जेल से फिर छूट जाता है। उसके बाद ये और भी पैसे कमाने की लालच में पड़ जाता है। अब जेल की हवा भी ये खा चुका था तो इसके डर भी थोड़े से कम हो गए थे। लेकिन इसके मन में एक बीज जरूर पनप रही थी कि चोरी में काफ़ी ज़्यादा फायदा है, लेकिन चोरी ऐसी जगह करना चाहता था जहाँ पे ये पकड़ा भी ना जाए। तब इसने एक आइडिया लगाया कि चोरी अब ऐसी जगह करूँगा जहाँ पे कोई हो ना, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हो। और ऐसी बड़ी बड़ी कोठियाँ जो दिल्ली में हैं, जहाँ के रईस मालिक जो होते हैं वो कई तो अब्रॉड में हैं, फॉरेन में हैं, और उनकी कोठियाँ बंद रहती हैं, कई बार गार्ड के भरोसे ये कोठियाँ रहती हैं। तो ये जो मनोज था ये ऐसी कोठियों के, ऐसे घरों के, ऐसे बंगलों के चक्कर लगाया करता था। दोपहर में निकल जाता था, पहले रैकी करता था, देखता था कि बंगले सुनसान है या नहीं, कोई आता जाता है या नहीं। और कई सारे बंगले ऐसे होते थे जो अंदर से बंद होते थे या फिर उनका लॉक सिस्टम ऐसा होता था जिसको देख करके कोई समझ ही नहीं पाए कि इस बंगले में कोई रहता भी है नहीं रहता है। लेकिन ये चोर इतना शातिर था कि ये छोटी छोटी चीज़ों को, बारीकियों को ध्यान में रखता था। जैसे कि बंगले में अगर पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो कोई माली इसको पानी देता है या नहीं, जैसे कि इस बंगले में कोई न्यूज़पेपर डालने आता है या नहीं, और अगर न्यूज़पेपर डल भी रहा है तो कोई इसे उठा रहा है या नहीं, बंगले में धूल मिट्टी तो नहीं है, गेट पे धूल मिट्टी तो नहीं है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों की ये डिटेलिंग करता था और इससे ये पता लगा लेता था कि ये बंगला बिल्कुल सुनसान है और इसमें कोई नहीं रहता है। अब इसने यहीं से जो जेल से छूटने के बाद दूसरा आइडिया लगाया था, इसको अब अंजाम देने के लिए ये एक दिन एक कोठी के अंदर दाखिल होता है और वहाँ पे कोई भी नहीं था। तब कोठी के अंदर चोरी करने के लिए ये जब घर के अंदर, बंगले के अंदर दाखिल होता है तो जितने भी महंगे कीमती सामान होते हैं ये पहले उन्हीं पे अपना हाथ साफ किया करता था और सारे सामान को ये रात भर में बटोर लेता था और उसके
बाद बंगले से निकल जाया करता था और कोशिश करता था कि ये जितने भी सामान हैं वो सारे सामान को ठिकाने भी 48 घंटों के अंदर ही लगा दे, यानी कि 1 से 2 दिन तक ही वो चोरी के सामान अपने पास रखता था, फिर उसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाता था, बेचता था। और ऐसा करते करते उसको पैसे जमा होने लग गए। घर में चूंकि वो बताकर नहीं निकला था, घर वाले यही जानते थे कि वो बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बन गया है, क्योंकि वो घर पे भी पैसे भेजा करता था और घर पे जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी उसको उसने लीज पे दे दिया एक हॉस्पिटल वालों को, और वहाँ पे बकायदा हॉस्पिटल से उसको 2 लाख रुपए महीने भी आते थे। लेकिन लालच कुछ ऐसे उसके दिमाग पे हावी हो रखी थी कि वो चोरी को छोड़ना नहीं चाहता था। अब ये ऐसे कर करके कई बंगलों में अपना हाथ साफ कर लेता है और जो पैसे इकट्ठा होते थे इसे, ये हमेशा इसको जो है जमीन खरीदने में, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने में ही लगाया करता था। जब इसका पैसा थोड़ा ज़्यादा बढ़ा तब इसने नेपाल के काठमांडू में भी एक होटल बना लिया और इस होटल का भी वो मालिक बन गया, जहाँ से बहुत अच्छे इसको पैसे आते थे। और इधर गांव के लोग समझते थे कि बहुत रईस हो गया है मनोज। अब इधर एक पुलिस ऑफिसर जो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के मनोज के घर आते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बैठे बिठाए इतने पैसे आ रहे हैं और ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा। तब उसका रिश्ता भी एक सरकारी ऑफिसर की बेटी के साथ तय हो जाता है और मनोज उससे शादी भी कर लेता है। शादी के बाद वो 6 महीने गांव रहता था और 6 महीने दिल्ली आकर रहता था। ये सिलसिला पूरे 25 साल तक चलता है। 25 सालों की चोरी में न जाने उसने कितने बंगलों में हाथ साफ किया था। जब उसने चोरी के पैसे से काठमांडू में होटल बनाया था तब वहाँ पे उसकी एक मुलाकात होती है नेपाली लड़की के साथ, और ये नेपाली लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी। लड़की को ये पता था कि ये मनोज बहुत ही अच्छा कमाता है और मनोज भी कहीं ना कहीं इस नेपाली लड़के से मिलने के बाद दिल ही दिल उससे प्यार कर बैठता है। अब इधर उसकी पहले से एक वाइफ थी ही जो कि उसके गांव में थी, जो कि सिद्धार्थ नगर में थी, और अब ये नेपाल के इस लड़के से भी प्यार करने के बाद उससे भी शादी कर लेता है। शादी करने के बाद इस नेपाली लड़की को, यानी कि दूसरी बीबी को, ये दिल्ली ले आता है, क्योंकि इसका मेन जो मकसद था चोरी का वो ये दिल्ली में ही हाथ साफ किया करता था। तो दिल्ली में एक बाकायदा फ्लैट भी खरीदता है, लेकिन फिर भी वो एक किराए के मकान में रहता है और यहीं पे वो नेपाली अपनी बीबी के साथ रहा करता था और उसका एक साला भी रहा करता था। चोरी करते करते उसने बहुत ही अच्छे पैसे इकट्ठे कर लिए थे, वो करोड़पति बन गया था। और एक चोरी एक दिन वो एक बंगलो में करने जाता है। नॉर्मल से चोरी उसको करनी थी। एक बार ऐसा भी हुआ कि जब वो चोरी करने गया तब उसके हाथ में बहुत तेज कट लग गया, काफ़ी ज़्यादा उसको जो है ब्लीडिंग हुई। उसके बाद उसको बेहोशी जैसा फील होने लगा। 1 घंटे तक वो उसी बंगले में आराम किया और फिर भी वो पकड़ा नहीं गया। उसके बाद वो 1 घंटे के बाद उठा, पूरा उसने क्लीन किया, उसके बाद अपने आप को संभाला, अपने होश को वापस से उसने जगाया और उसके बाद फिर चोरी किया और फिर निकला। तो इस तरह की डेडिकेशन के साथ वो चोरी किया करता था। इसके बाद एक बार वो एक बंगले में जब आखिरी बार वो पकड़ाया था तब उसके पकड़ाने की जो कहानी है वो और भी ज़्यादा रोचक है। उसने एक बंगले में जा करके चोरी को अंजाम दिया। चोरी करने के बाद वो निकल गया। उसे लगा कि ये बंद बंगला है और यहाँ पे कोई आएगा नहीं, चोरी के बाद भी काफ़ी दिनों बाद पता लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस दिन उसने जिस रात को चोरी की थी उसी रात के दूसरे दिन ही उस घर के मकान मालिक जो होते हैं, उस घर के जो लैंडलॉर्ड होते हैं, वो घर पे आ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि महंगी चीज़ें घर से गायब हैं तब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आने के बाद तुरंत ही पुलिस थाने पे इसकी सूचना देते हैं। और वो जो मालिक थे वो काफ़ी रईस थे, काफ़ी रुतबे वाले थे, पैसे तो थी ही उनके पास, लेकिन उनके पास पहचान जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं या फिर कोई बड़े पद पे बैठे हैं, ऐसे रसूखदार लोगों से भी उनके काफ़ी ज़्यादा जान पहचान थे। तो उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया और उन्होंने प्रेशर बनाया पुलिस के ऊपर कि उनके घर में जो बंगलों में चोरी हुई है उस चोर का पता लगाया जाए। इधर FIR रजिस्टर्ड होता है और दूसरी तरफ इस बंगले में लगे हुए सारे ही CCTV के फुटेज को खंगाला जाता है। अब जब फुटेज को खंगाला जाता है तो देखा जाता है कि जिस दिन चोरी हुई
थी। उसी दिन मॉर्निंग में एक आदमी, एक शख्स एक बड़े से बोरे में सारा सामान लेकर के पीठ पे लाद करके जा रहा है और उसका फेस भी काफ़ी क्लियरली इस कैमरे के सीसीटीवी फुटेज में शो हो रहा था। बस उसका चेहरा ही था, लेकिन वो कहाँ का है, उसका नाम क्या है, ये कुछ भी पुलिस को पता नहीं था। लेकिन पुलिस को चोर की तो तलाश करनी ही थी क्योंकि ऊपर से प्रेशर था। अब पुलिस ने और भी सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश की। चोरी के कुछ दिन और की फुटेज निकाली गई तो इसमें देखा गया कि जो शख्स चोरी के दूसरे दिन चोरी के सामान लेते हुए जाता हुआ दिखाई देता है, ऐसा ही एक बिल्कुल सेम मिलता हुआ शक्ल वाला इंसान एक स्कूटी पे बैठ करके इस बंगलों से बाहर गुजरता हुआ दिखाई देता है और बंगलों को ही वो रैकी कर रहा है, देख रहा है। अब पुलिस के पास जिस स्कूटी पे वो जा रहा था उसका नंबर आ गया। अब पुलिस ने इस नंबर की जांच पड़ताल की तो ये नंबर एक नेपाली लड़के के नाम पे रजिस्टर्ड था। अब ये जो नेपाली लड़का था, थापा इसका सरनेम था, इसको पकड़ा जाता है क्योंकि वहाँ पे गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, इससे उसके पूरे जो डिटेल होते हैं, उसका पता होता है, वो सब कुछ निकल जाता है। फिर इसके बाद पुलिस दबिश डालती है इस नेपाली लड़के के घर पे। जब वो जाती है वहाँ तो वहाँ पे एक नेपाली महिला और ये नेपाली लड़का मिलता है। पुलिस पूछती है कि तुम्हारे स्कूटी पे ये जो शख्स है, क्योंकि जो सीसीटीवी के फुटेज थे वो भी दिखाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें थाने चलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे स्कूटी पे ये जो आदमी जा रहा है ये एक घर में चोरी करके शायद जा रहा है। अब जब वो लड़का ये बात सुनता है और जब ये सीसीटीवी फुटेज को देखता है तो कहता है कि साहब ये स्कूटी तो मेरी है लेकिन इस पे मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, ये मेरे जीजा जी हैं। जीजा जी के आने का इंतज़ार किया जाता है। लड़के और उस महिला के साथ ही पुलिस उसी के घर में वेट करती है और जीजा जी जैसे ही आते हैं जीजा जी को पकड़ लिया जाता है। अब ये जो मनोज था जब पकड़ में आता है तब इससे नाम पूछा जाता है तो मनोज अपना रियल नेम बताता ही नहीं है, अपना कोई मनगढ़ंत नाम बता देता है। पुलिस जब इस नाम की डिटेल खंगालती है तो पहले प्रीवियसली कोई भी इसका हिस्ट्री ही नहीं मिलता है कि कोई क्राइम पहले किया था। लेकिन जब इसके घर में जो महिला मिलती है, इसकी जो दूसरी बीबी होती है, उससे जांच पड़ताल की जाती है, इसके साले से जांच पड़ताल की जाती है, तब वो इसका सही नाम बताते हैं। जब सही नाम बताते हैं तो पुलिस को थोड़ा शक होता है और पुलिस इस शक के आधार पे उसका जो ओरिजिनल पता था जो कि यूपी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर का था वहाँ पे चली जाती है और इसे तो अरेस्ट कर लेती है। पूछताछ इधर चलती रहती है और उसके जब घर पे दबिश डालती है कि इसने कितनी चोरी की, कहाँ कहाँ चोरी की, चोरी के पैसे कहाँ हैं, तो जब घर जाते हैं तब घर वालों से ये पूछते हैं कि क्या ये मनोज का घर है। घर वाले बोलते हैं जी हाँ। फिर ये कहते हैं कि मनोज चोरी के सिलसिले में पकड़ा गया है, उसने चोरी के घटने को अंजाम दिया है। तब घर वाले और गांव वाले भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि बहुत बड़ा रईस है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। गांव में उसने बता रखा है कि उसका होटल है, वो होटल का मालिक है, उसकी पार्किंग है और बहुत सारे पैसे उसको उस जरिए से आते हैं, तो उसे चोरी करने की ज़रूरत क्या है। इधर पुलिस वाले भी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि हमें जो एड्रेस आपका मिला है वो उसकी पत्नी ने दिया है और पत्नी को भी हमने पूछताछ के लिए अंदर बैठा रखा है, मतलब पुलिस की कस्टडी में है। तब इसके बाद घर वाले और हैरान हो जाते हैं और कहते हैं उसकी तो पत्नी गांव में ही रहती है, तो उसकी दूसरी पत्नी कहाँ से आ गई। अब इसके बाद जब पुलिस वाले सारी चीज़ों, ये सारे मामले को समझते हैं तो वो खुद भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक इंसान कितना झूठ बोल सकता है और कितनी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है और कितने लोगों के रिश्ते को उलझा देता है। उसकी पहली पत्नी गाँव में थी, उसने चोरी किया। दूसरी पत्नी को ये पता नहीं था कि वो पहले से शादीशुदा है। पहली पत्नी को भी ये नहीं पता था कि वो दूसरी शादी कर चुका है और इसके बाद भी वो चोरी करता चला जा रहा था, जबकि वो इतने ज़्यादा प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका था, उसकी पेरेंटल प्रॉपर्टी भी थी। उसके बाद जब पुलिस उससे दोबारा पूछताछ करती है तब वो जाकर के कहीं सच बताता है और वो कहता है कि लगभग 9 बार मैं अरेस्ट हो चुका हूँ, लेकिन मैं जब भी अरेस्ट होता हूँ तब बदल बदल के नाम बताया करता हूँ और मैं कोई भी आईडी लगाता नहीं हूँ, मतलब ना मेरे पास आधार कार्ड है ना मेरे पास पैन कार्ड है, जिसकी वजह से जब भी वो क्राइम में पकड़ा जाता है तो उसकी प्रीवियसली कोई हिस्ट्री नहीं होती है कि वो कितना ज़्यादा बड़ा आरोपी है, कितनी ज़्यादा उसने अपराध किए हैं। लेकिन जब वो सच बोलता है, जब पुलिस डिटेल निकालती है और ज़्यादा, तब पता लगता है कि वो सच में 9 बार पकड़ा जा चुका है। सभी जगह पे उसकी जो फ़ोटो है वो सेम है लेकिन नाम उसकी अलग अलग है। अब वो पुलिस के शिकंजे में है। 2023 की ये घटना है। अब ये चोर साहब कुछ ऐसे फंसे हैं
कि ये पुलिस के चंगुल से निकलने के बाद परिवार के चंगुल से कैसे निकलेंगे। अब इनके लिए ये सबसे बड़ी मसले की बात है। इधर 2 बीवियों का मामला, उधर चोरी का मामला। तो जब कोई भी काम गलत कोई भी शख्स करता है तो उसका परिणाम भी बहुत गलत उसे भुगतना पड़ता है। भले ही उसने बहुत चोरी करके बहुत पैसे कमा लिए, लेकिन अब वो पैसा किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना ही उसके पास परिवार है, ना ही वो कुछ खुद सुरक्षित है। तो ऐसे पैसे का क्या ही फ़ायदा। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं ऐसी ही सच्ची कहानियां इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सुनाया करती हूं। अगर आप ऐसी ही कहानियों के शौकीन हैं सुनने के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे मोटिवेट करने के लिए सारी बताई गई स्टोरीज़ को लाइक कर सकते हैं। तो अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खुशहाल रहिए। थैंक यू सो मच।